2019 नवंबर के महीने में बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि, जिसको अयोध्या डिस्प्यूट के नाम से जाना जाता है, उस पर एक जजमेंट आया। उस जजमेंट में जो ऑब्जर्वेशंस आए, उन ऑब्जर्वेशंस को आप जैसे लोगों से जब हमने समझा तो हमें एक कंसेंसस इस बात पर मिला कि कहीं ना कहीं बड़ी ईमानदारी से ऑब्जर्वेशंस को सामने रखा गया और जो ज़मीन पर जो सच्चाई थी उसको बड़ी हद तक एक्सेप्ट किया गया। लेकिन मेजॉरिटी कम्युनिटी के सेंटिमेंट और उसकी आस्था को और ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर, पीस और हार्मनी को बीच में लेते हुए सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने एक फ़ैसला किया और उस फैसले के नतीजे में वहाँ मंदिर का कंस्ट्रक्शन और उसके साथ मस्जिद के लिए एक अल्टरनेट जगह का प्रोविज़न हमारे सामने आया। अंसारी साहब, मेरे सामने मजमून ये है कि उस जजमेंट को जिस तरह से पूरे देश ने, मेजॉरिटी कम्युनिटी के तो फेवर में था ही वो, लेकिन मुस्लिम माइनॉरिटी ने जिस तरह से उसको होल हार्टेडली और लार्ज हार्टेडनेस के साथ में उसको एक्सेप्ट किया और उसके पीछे जो सेंटिमेंट पूरे राष्ट्र के लेवल पे चला वो ये था कंसिलिएशन। और उस कंसिलिएशन के नतीजे में ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि आगे इस तरह के डिस्प्यूट्स नहीं उठेंगे। लेकिन हम ये देखते हैं कि प्लेसेस ऑफ स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1991 अपनी जगह है, जिसमें बड़ी कैटेगोरिकली कहा गया कि 15 अगस्त 1947 के स्टेटस को मेंटेन किया जाएगा। आपसे सवाल ये है कि वो कंसिलिएशन की जो स्पिरिट थी उसको हम एज ए स्टेट भी सस्टेन नहीं कर सके, एज ए सोसाइटी भी हम उसको सस्टेन नहीं कर सके। अगर हम उसको सस्टेन नहीं कर सके तो पहला सवाल क्यों नहीं कर सके, और दूसरी बात ये, अगर हमने उसको सस्टेन कर लिया होता तो हम आगे आने वाले वक्त में कितनी मुश्किलात से हम अपने मुल्क को और अपने माहौल को, अपनी सोसाइटी को बचा सकते थे। ये मेरा पहला सवाल है आपसे। देखिए ख्वाजा साहब, आप तो बड़े एक्सपीरियंस्ड आदमी हैं। जब भी कोई फैसला आता है ख़ास तौर से कोर्ट का, तो नॉर्मली एक्सेप्टेबल होता है। अगर वो फैसला इलॉजिकल या इरेशनल हो तो उसके डिससेटिस्फैक्शन रहते हैं। दूसरा ही उसका इफ़ेक्ट ये है कि अगर वो फैसला गलत दिया गया, जिनके फेवर में वो फैसला है वो एम्बोल्डन फील करते हैं, उनको और ताकत मिलती है और वे चाहते हैं अगर हम ये कर सकते हैं इस प्लेस ऑफ वर्शिप को तो हम वो भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे। अगर बाबरी मस्जिद का समझ लीजिए फैसला उल्टा होता तब इतनी जल्दी बाकी जो डिस्प्यूट्स हैं, शायद मेरा अपना ख्याल है कि वो जल्दी से नहीं उठता। लेकिन क्योंकि इसका लॉजिक बहुत ख़राब रहा बाबरी मस्जिद का, इट्स अ वीक जजमेंट, इसलिए जो है वो सोसाइटी सस्टेन नहीं कर पाई और इरप्शन शुरू हो गया। क्योंकि मेरे ख्याल में मुसलमानों ने इसको एक्सेप्ट इसलिए किया कि एक डिस्प्यूट ख़त्म हो रहा था और सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ाइनल जजमेंट आ गया। लेकिन जो नॉन मुस्लिम्स हैं, पर्टिकुलरली जो अयोध्या डिस्प्यूट में इन्वॉल्व थे, उनका रवैया दूसरा रहा। उनको लगा कि अगर ये हम कर सकते हैं तो हम दूसरे भी कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चैलेंज किया कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है। वो फैसला अब भी पेंडिंग है। उसके बाद उन्होंने दूसरे PIL के दूसरे मस्जिदों के लिए या प्लेसेस ऑफ इम्पोर्टेंस के लिए उन्होंने किया है। और उसमें जो है
कोर्ट बहुत जल्दी जल्दी एक्ट करने लगा। लगता है ऐसे कि उनको कुछ, क्योंकि ये चीज़ें लॉजिकली नहीं होती। ऐसे कॉन्ट्रोवर्शियल केसेस में आप ईमानदारी के साथ अगर काम करें तो जिसको फटाफट बोलते हैं वो फटाफट नहीं हो पाएगा, बहुत सोचने समझने की। लेकिन कोर्ट कई सारी डायमेंशंस होती हैं। हाँ, तो उसमें लेकिन इन केसेस में जो हमें नज़र आया वो ये है कि कोर्ट या जजेस बड़े ही जल्दी में थे कि ये हो जाए, ये हो जाए। इसमें हमें बहुत हद तक जैसे संजीव खन्ना, बहुतों को उनसे उम्मीद नहीं थी, बहुत ज़्यादा, मुझे भी नहीं थी, क्योंकि उनको 35 नंबर से 1 नंबर पे लेके आया गया था कि शायद ये कुछ कर नहीं पाएंगे, ये गवर्नमेंट की बात को ही मानते चले जाएंगे। लेकिन ये नहीं हुआ। उन्होंने कई सारे जजमेंट्स और डिसीशंस दिए। उसमें जो है एक ऑर्डर इसका भी था, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का, कि जो हो गया है वो रहेगा, बाकी अभी कुछ और नहीं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो स्टैंड भी डाइल्यूट होने लगा। सारी साहब, मैं थोड़ा सा रोकूंगा आपको। मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ कि ये एस्पेक्ट अपनी जगह है जिसको आपने बताया कि एक इस तरह के सेंसिटिव इश्यूज़ में कोर्ट्स को टाइम लेना चाहिए, और उसकी जो सेंसिटिविटीज़ हैं और उसके जो रिपरकशंस हैं और सोसाइटी पे उसका जो पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट है, उसको भी कहीं ना कहीं उसका भी कॉग्निजेंस लिया जाना चाहिए। ये एक लॉजिकली और रैशनली बड़ी करेक्ट बात है। लेकिन ज़मीन पर जो माहौल है, वो माहौल ये डिमांड करता है एज ए नेशन, नॉट एज ए कम्युनिटी, हम सब से, कि एक तरफ मुल्क को 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी बनाने हम जा रहे हैं, एक तरफ हम अपने आप को एक आइडियल आइडिया के साथ, आइडियल आइडियोलॉजी के साथ, आइडियल सोल्यूशन के साथ विश्व गुरु के कॉन्सेप्ट को सामने लाकर दुनिया के सामने पेश करना चाह रहे हैं कि वी आर दी ओनली वन हु हैव रेजोल्यूशन टू ऑल काइंड्स ऑफ डिस्प्यूट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड। हमारा ये दावा है, और कहीं किसी हद तक सही भी है, कि कभी भी इंडिया ने कहीं इन्वेड नहीं किया है। हम ऑल थ्रू आवर हिस्ट्री और ऑल थ्रू आवर सिविलाइजेशन हम एक बहुत ही पीस लविंग नेशन रहे हैं। आज जब हम ये देख रहे हैं कि 1, 2, 3, 4, 5 सिलसिला थम नहीं रहा है, और जैसा आपने सही कहा कि इतनी जल्दबाजी में फैसला हो जाता है और उससे ज़्यादा जल्दबाजी में वो इम्प्लीमेंट भी हो जाता है। इस सिलसिले को थमने की भी ज़रूरत है और थामने की भी ज़रूरत है। दोनों बातें ज़रूरी हैं। कई आवाज़ें उठती हैं हिंदू समाज से, सब काशी और मथुरा ये हमारे लिए ऐसे हैं जैसे मक्का और मदीना। मैं और आप इसको स्वीकार कर लेते हैं एक मुसलमान होने की हैसियत से कि चलिए यही तकद्दुस है इसका, ये सैंक्टिटी है, मान लेते हैं इस बात। कई जिम्मेदारी ये कहते हैं कि ये 2 इशूज सॉर्ट आउट हो जाएं, सेटल हो जाएं, तो बात ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अभी इस पर तो बात आगे बढ़ नहीं पाई, और जो ज़मीन पर जो कुछ दिखने लगा उसने एक सेक्शन में मुस्लिम कम्युनिटी के इस पर डिबेट और डिस्कोर्स शुरू हुआ था कि कोई रास्ता निकालने की कोशिश की जाए। लेकिन इससे पहले कि वो थॉट प्रोसेस इमोशनली स्टेबलाइज होता, ये जो इवेंट्स हो गए वन आफ्टर दी अदर, इसने उस कंसिलिएशन के प्रोसेस को एक धक्का लगाया। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? नहीं, सही है। जो ज़रूरी था वो ये था कि जो प्रोसेस ऑफ कंसिलिएशन, क्योंकि मुसलमानों से ऑब्जेक्शन का कोई आवाज़ ऐसे नहीं सुना। लोगों ने ये ज़रूर बोला कि ये जजमेंट गलत है, इतना तो हो ही सकता है, की कोई बात नहीं है।
लेकिन अदरवाइज हम इस फैसले को नहीं एक्सेप्ट करते हैं, ऐसा नहीं रहा। तो इस लिहाज से फिर थोड़ी सी मैं समझता हूँ ईमानदारी और सहनशीलता की कमी मेजॉरिटी कम्युनिटी में है, और जो भी हम आज देख रहे हैं उसी का रिएक्शन है। क्या पूरी कम्युनिटी में ऐसा है, ये कम्युनिटी के किसी पर्टिकुलर सेगमेंट में आपको ऐसा लगता है? मुझे पर्टिकुलर सेगमेंट में नहीं रहता, पूरा तो हो ही नहीं सकता, नहीं तो हम और आप शायद आज ऐसे नहीं बैठ रहे होते, कुछ और ही सिचुएशन हम लोगों के सामने होती, वो तो नहीं है जी। दूसरी चीज़ जो हमें ये समझना चाहिए कि कोर्ट एक हद तक आपको हेल्प कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। एक सुप्रीम कोर्ट, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत जज का एक सेंटेंस है जो बड़ा पॉपुलर है। उन्होंने बोला है कि वी आर सुप्रीम नॉट बिकॉज वी आर इनफॉलेबल। हम सुप्रीम हैं इसलिए नहीं कि हमसे कोई गलती नहीं हो सकती। वी आर सुप्रीम बिकॉज वी आर फाइनल। ये है, क्योंकि आप फाइनल हैं इसलिए आप सुप्रीम हैं। अदरवाइज जजमेंट तो कोई भी गलत हो सकता है, क्योंकि एक ह्यूमन इंस्टीट्यूशन है, ये तो हमें समझना चाहिए। तो इसलिए जो है, लेकिन हम लोग जो है वो सुप्रीम कोर्ट को ऐसे देखते हैं जैसे इनसे कोई गलती हो ही नहीं सकती। वो नहीं हो सकता, वो हो सकता है, आफ्टर ऑल ह्यूमन इंस्टीट्यूशन है। अंसारी साहब, मैं आपको एक और एस्पेक्ट की तरफ लेके चलता हूँ, और अभी हम इसी सब्जेक्ट पर ही आखिरी पार्ट पे हैं इसके। देखिए, मेरी बहुत से उलमा से आज से नहीं बरस से, आप जानते हैं मेरे राब्ते हैं, मैं ख़ुद भी एक सिलसिले से आता हूँ, और मेरा भी अपना ज़ाती 40-45 साल का इस्लाम का और दीगर मज़ाहिब का मुताला है। इस कंटेक्स्ट में मैंने जब अपने दीन को पढ़ा और समझा, तो मुझे मेरा ये फेथ बना कि देयर इज़ नॉट अ सिंगल इशू, कॉन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट which is non-resolvable as far as Islam, Quran, teachings, practices and Islamic jurisprudence is concerned। ये अकीदा है, ये कन्विक्शन भी है। कन्विक्शन को, फेथ को किसी सिचुएशन में उसके लिए एक टेस्टिंग ग्राउंड बन जाता है, और उस टेस्टिंग ग्राउंड से ये चीज़ निकल के आती है कि मेरा तो फेथ है, बट जिसका फेथ नहीं है उसके लिए ये क्लेम है। सो हाउ फार दिस क्लेम इज़ करेक्ट, वैलिड एंड जस्टिफाइड, वो टेस्टिंग ग्राउंड जो है वहाँ से एक असेसमेंट बनता है, और उस असेसमेंट पर एक परसेप्शन निकल के आता है। मैंने जब उलमा से, बहुत से लोगों से बात की, और मैंने उनके सामने एक सलूशन रखा। हमारा अकीदा ये है, एक मस्जिद को बुत कदे में, मंदिर में तब्दील करने के लिए कंसेंट इस्लाम और इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस में उसकी ज़मीन और उसकी गुंजाइश नहीं है। यही वो बुनियादी वजह रही है जिसकी वजह से बात कहीं पहुंच नहीं सकी और इशू रिजॉल्व नहीं हुआ, और इवेंचुअली फिर कोर्ट पे बात चली गई और कोर्ट के जजमेंट को एक्सेप्ट कर लिया गया। इंडियन स्टेट एक वेलफेयर स्टेट है, जिसका प्रियम्बल पूरे हिंदुस्तान को और हर हिंदुस्तानी को एक जगह पे खड़ा रखता है। यानी लॉ ऑफ द लैंड सुप्रीम भी है, सेम भी है, और सबके सेम राइट्स हैं, सबकी सेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, सबका सेम स्टेटस है। मैं ये समझता था कल भी और आज भी ये समझता हूँ कि अगर इस्लाम का वो दावा जो मेरा और आपका अकीदा है, उसका टेस्टिंग ग्राउंड का कोई वक्त आए,
तो उस पर इस्लाम को भी और मुसलमान को भी और उलमा बिरादरी को भी खरा उतरना चाहिए। मैंने अभी आपसे कहा, बात थोड़ी सी लंबी ज़रूर होगी, मैंने आपसे कहा इंडियन स्टेट एक वेलफेयर स्टेट है। हम एज ए कम्युनिटी इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ पीस, ट्रैंक्विलिटी, इंटरफेथ हार्मनी, हम स्टेट के फेवर में बहुत से फैसले कर सकते हैं। मैं आपकी राय एक जज के तौर पे भी लूँगा, एक मुसलमान के तौर पे भी लूँगा, और इसको मैं पब्लिक डोमेन में भी लेकर जा रहा हूँ आज, जिस पर उलमा के दरमियान में बाकायदा गुफ्तगू और बहस हो, बातचीत हो और मुकालमा हो, और इसमें से कोई बात निकल के आए। क्या हम स्टेट के फेवर में लार्जर पीस के इंटरेस्ट में इन दो जगहों से विड्रॉ कर सकते हैं, या ऐसी किसी सिचुएशन में हम नॉर्मल रूटीन जो हमारा प्रोसीजर है उससे हटकर किसी प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन में जा सकते हैं? इसका जवाब ना आप दे सकेंगे, ना इसका जवाब मैं दे सकूंगा, ना हमें आपको देना चाहिए, ना हमारा आपका ये डोमेन है। लेकिन हम इस चीज़ को उलमा के डोमेन में इसलिए लाना चाह रहे हैं कि ज़मीन ख़राब होती चली जा रही है, सिलसिला थम नहीं रहा है, माहौल ख़राब से ख़राब तर होता चला जा रहा है, फ़ैसलों में जल्दबाजी हो रही है, और लोगों के दिलों में भले ही लोग इजहार न कर रहे हों, लेकिन लोगों के दिलों में एक तरह की आग, जिसको कहना चाहिए, वो भर रही है, जो चीज़ ठीक नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आपने मेरे ख्याल में बहुत अच्छा इशू रेस किया है। एक वेलफेयर स्टेट जो है वो इट इज़ ए कॉन्ट्रास्ट ऑफ एन इम्पीरियलिस्टिक स्टेट। वो स्टेट जो था, जैसे एक राजा अगर वो टेरिटरी अपनी प्रोटेक्ट करता है, डिफेंड करता है, तो वो लोगों के लिए नहीं है, ये उसके अपने लिए है। क्योंकि अगर उसका टेरिटरी बड़ा होगा तो वो बड़ा राजा माना जाएगा, उसकी टेरिटरी श्रिंक कर जाएगा, छोटा हो जाएगा, तो उसकी वो वक़्त नहीं रहेगी, वो रुआब नहीं रहेगा। कोई भी सब्जेक्ट ले लें आप इस पे, जैसे उसके राजा महाराजा के ज़माने में भी रेवेन्यू कलेक्ट तो किया ही जाता था। जैसे आप समझ लीजिए, इस पर एक फिल्म भी बनी थी, मुझे याद नहीं आ रहा है, कि लोगों से लगान जो आप लेते हैं, वो भी एक टाइप का टैक्स है, मालगुजारी भी कहते हैं उसको जी। तो वो लोगों के लिए तो नहीं है वो लगान, वो तो राजा के इंटरेस्ट में है। लेकिन हम जब अपने आप को वेलफेयर स्टेट बोलते हैं, इसका मतलब स्टेट का कोई सेल्फिश इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल, एक्सेप्ट इट्स पीपल। बिल्कुल, जो उसके लोगों के लिए ज़रूरत है वही स्टेट चाहता है। तो आपने जो बोला बिल्कुल सही है। अगर हम इसको कॉन्स्टिट्यूशनली देखें तो ये स्टेट की जिम्मेदारी पड़ जाती है कि वो इसको एक वेलफेयर स्टेट रखे, जिसके लिए ज़रूरी है कि हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को, सोसाइटी के हर हिस्से को, चाहे कोई भी रिलीजन का हो, उसको एक सेटिस्फेक्शन हो कि हमारे साथ इंसाफ हो रहा है। गलती तो हो सकती है, उसको ना मैं आपको ऐसा, हम लोग ह्यूमन इंस्टीट्यूशंस हैं, लेकिन ये बड़ा ज़रूरी है जो आपने बोला। अगर वेलफेयर स्टेट है और है वाकई में, तो उस लिहाज से ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है मेरे हिसाब के, कि वो सारे लोगों को मिला के लेके चले। ये बड़ा ज़रूरी है।